सभी विद्यार्थियों का आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया संसाधन पढ़ेंगे, उसके बारे में और बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा संसाधन है वो है मृदा। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, और यह भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत होती है। तो मृदा के बारे में और बेहतर जानने के लिए हम पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या आया हुआ है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है वो मृदा कहलाती है। परत पर जो दानेदार आवरण है, बारीक बारीक महीन कण जो पाए जाते हैं, वही क्या है? मिट्टी है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप यानी कि जिस स्थान का जैसा धरातल होगा, मृदा भी उस स्थान की वैसी ही होगी। अगर चट्टानी धरातल है तो मृदा में वो विशेषताएं पाई जाएगी। मरुस्थली धरातल है तो मृदा भी उसी प्रकार की रहेगी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों के अतिरिक्त और अन्य चीज़ों से होता है। तो कौन कौन सी हैं वे चीज़ें, नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो वहाँ की चट्टानें और अन्य पदार्थ, जैविक पदार्थ और खनिजों, इन सब से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। सामान्य तौर पर जब चट्टानें टूटती है तो उसी से ही मिट्टी का निर्माण होता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जब मृदा में उचित खनिज और जैव पदार्थ सही मात्रा में मिश्रित होंगे तो वो मृदा को और अधिक उपजाऊ बनाएंगे, और ऐसी मृदा जो है वो कृषि योग्य होती हैं। यहाँ पर अपक्षय को समझाया गया है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय यानी कि तापमान परिवर्तन, तुषार यानी कि ओस क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना। किसी भी कारण स्वरूप चट्टानों का जो टूटना है वो क्या कहलाएगा? अपक्षय होता है। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, वर्षा से भी हो सकता है, जीव जंतुओं और मनुष्यों की क्रियाओं से भी हो सकता है, पेड़ पौधों से भी हो सकता है, अधिक तापमान की वजह से भी हो सकता है। कई कारणों से जब चट्टानें टूटती है तो उसी से ही मृदा का निर्माण होता है। और साथ में ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हमारे धरातल की 1 सेंटीमीटर मृदा है उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। आप जो मिट्टी को हटाते हैं वो बहुत ही आसानी से हटा देते हैं, लेकिन इसी मिट्टी के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगे हैं। काफ़ी सालों बाद चट्टानों के टूटते टूटते महीन कण बने हैं और उसमें अन्य जैव पदार्थ और अन्य खनिज मिले हैं, तब जाकर कहीं मिट्टी की 1 सेंटीमीटर चौड़ी परत बनी है। तो ये सब जानने के बाद अब हम जो है यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका को पढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है मृदा परिच्छेदिका का एक चार्ट। यहाँ पर आप जो ये देख पा रहे हैं, इस प्रकार का ये एक शंकुनुमा भाग, ये धरातल का एक कट है। जमीन में इस प्रकार से केक कैसे काटते हैं उसी प्रकार से इस प्रकार की अगर आप काट निकालेंगे तो सबसे ऊपर जहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं उस भाग में ह्यूमस और वनस्पति के अंश के साथ में मृदा पाई जाती है। ये धरातल का सबसे ऊपरी भाग है, और इसी मृदा के बिल्कुल नीचे जो है वो बालू, गाद और क्ले के साथ में जो मिट्टी पाई जाती है उसको उपमृदा कहा जाता है। तो धरातल पर सबसे ऊपर क्या होती है? मृदा, और उसके नीचे कुछ गहराई में क्या होती है? उपमृदा। उसके बाद में उपमृदा के नीचे टूटी हुई चट्टानें रहती है जो कि 30 नंबर पर है। ये थोड़ी ज़्यादा गहराई में होती है, और उसके नीचे जाने पर आपको मिलेगी जनक चट्टानें। जनक का मतलब वैसे तो पिता होता है, लेकिन चट्टान से टूट कर ही मिट्टी बनती है। तो जिस चट्टान से मिट्टी बनी है उस चट्टान को जनक चट्टान या जनक शैल कहते हैं। तो ये है मृदा परिच्छेदिका। इसको आप गौर से देखिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। परीक्षा में इस प्रकार का डायग्राम बनाना
पूछा जाता है। तो इस प्रकार के डायग्राम को क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका। तो ये हमने मृदा परिच्छेदिका पढ़ लिया है। मृदा परिच्छेदिका पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा था कि मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो सैकड़ों वर्ष तो लगते हैं, लेकिन मृदा को बनाने में कौन कौन से पदार्थ है वो सहायक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है जनकशैल। जनकशैल उसका रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। तो ये हो गया मृदा निर्माण का पहला कारक। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे कारक की ओर। दूसरा कारक है उच्चावच, यानी कि वहाँ का धरातल, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार का भराव होगा, जिस प्रकार का ढाल होगा, मृदा भी वहाँ पर उसी प्रकार की बनेगी। अधिक तेज ढलान वाली जगहों पर मृदा टिकती नहीं है, वो वहाँ से फिसलकर चली जाएगी। अगला जो कारक है वो है वनस्पति जात और प्राणी जात सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अगर किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा वनस्पति, बहुत ज़्यादा प्राणियों के और सूक्ष्म जीवों के अंश पाए जाएंगे, उस स्थान की मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जीव जंतुओं के सड़े गले अंशों को ही क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। और ये मिट्टी में एक महत्वपूर्ण अवयव है जो कि मिट्टी की या मृदा की उपजाऊपन को बहुत अच्छे तरीके से बनाए रखता है। ये हो गया तीसरा कारक। फिर चौथा कारक है समय। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित या निश्चित करता है। समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जितना ज़्यादा समय होगा, मिट्टी की परत है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती 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 चली जाएगी। ये तो आप सामान्य सी बात है, आप सब इस चीज़ को समझ सकते हैं। समय के अनुसार ही मृदा बढ़ती है। फिर है किसी स्थान की जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो किसी स्थान की जैसी जलवायु होगी, जैसा तापमान होगा, वहाँ की कितनी वर्षा हो रही है, ये सारी जो अन्य बातें हैं वो भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करती हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था यहाँ पर, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये 5 कारक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जिसको अभी हमने एक चार्ट में पढ़ा था वो वापस यहाँ पर पैराग्राफ में दिखाया गया है। जनकशैल का स्वरूप, जलवायवीय कारक, मृदा निर्माण के अन्य कारकों में स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। ये पांचों जो कारक हैं वो मृदा निर्माण में सहायक हैं। कौन कौन से? एक तो जनकशैल का स्वरूप, फिर जलवायवीय कारक, तीसरा स्थलाकृतिक, और चौथा है जैव पदार्थों की भूमिका, और पांचवा है निर्माण में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हर स्थान की जलवायु एक जैसी नहीं होती है, हर स्थान की चट्टानें एक जैसी नहीं होती है। तो समय स्थान बदलने के साथ ही वहाँ पर मृदा का जो संगठन है वो भी बदल जाएगा। तो मृदा आप सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और कृषि संबंधी क्रियाकलाप सारे मृदा पर ही आश्रित हैं। लेकिन ये जो मृदा है उस मृदा को कई कारणों से नुकसान पहुंचता है। तो मृदा की गुणवत्ता में कमी आने को हम मृदा का निम्नीकरण कहते हैं। तो मृदा निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से हैं उसको भी पढ़ते हैं अपन। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 महत्वपूर्ण खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण होता है। तो मृदा का निम्नीकरण मानवीय कारण से भी होता है और प्राकृतिक कारणों से भी होता है। तो कौन कौन से कारक हैं? मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनों उन्मूलन यानी वनों को हटाना, अतिचारण यानी कि बहुत ज़्यादा पशुओं को एक स्थान पर लगातार चराते रहना, फिर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, फिर वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। तो इनमें से
भूस्खलन, बाढ़ इत्यादि सारे प्राकृतिक कारक है, जबकि वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग ये मानवीय कारक में आ जाएगा। तो इन सभी कारकों से मृदा का निम्नीकरण होता है, यानी कि मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। तो निम्नीकरण होता है तो उसके संरक्षण के उपाय भी अब अपन पढ़ लेते हैं। तो मृदा के संरक्षण के लिए जो सबसे पहला उपाय है वो है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे कि प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो मृदा के ऊपर अगर अपन किसी भी चीज़ की परत बना देंगे, पत्तियों की या प्रवालों की या काई जिसको कहते हैं उसकी, तो उससे क्या होगा, मृदा की जो नमी है वो नमी बनी रहेगी और जिससे कि मृदा का उपजाऊपन भी बना रहेगा। दूसरा जो कारक है वो है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या होता है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। चित्र 2.5। तो अगर आप किसी स्थान पर ढलान देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की खेती हो सकती है, इसको कहते हैं वेदिका फार्म। तो इस प्रकार की खेती में क्या होगा, जो मृदा है वो पानी के तेज बहाव में बहकर नहीं जाएगी, जिससे मृदा का संरक्षण हो सकता है। और ये जो दूसरा है वो है समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, यानी समोच्च रेखा का मतलब होता है समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो उसके अनुसार जो है अगर खेती की जाती है तो उसको समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। यानी कि ढाल के अनुरूप अगर अपन हल चलाएंगे तो उससे क्या होगा, मृदा जो है वो पानी के साथ बहकर नीचे चली आएगी। इसलिए हल चलाने का ये तरीका जो है वो समोच्च रेखीय यानी समोच्च रेखा के समानांतर होना चाहिए। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो ढलान में अवरोध हो जाएगा, जल बहकर नहीं जाएगा और साथ में मिट्टी को भी बहाकर नहीं लेकर जाएगा। तीसरा या चौथा जो उपाय है वो है रक्षक मेखला। मेखला का मतलब होता है पंक्ति, जो कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इसी को कहते हैं रक्षक मेखला। तो ये एक अन्य उपाय है मृदा के अपरदन को रोकने का। अगला जो उपाय है वो है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। तो समोच्च रेखाओं के बिल्कुल पास में घास की, पत्थर की जो है या मिट्टी की जो है वो एक रोधिका बना देते हैं, उसको समोच्च रेखीय रोधिकाएं कहते हैं। ये मिट्टी को और पानी को रोकने का कार्य करती है और साथ ही मृदा संरक्षण का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगला है चट्टानी बांध। जल प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और यह नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। जहाँ पर भी पानी तेज गति से बहता है वहाँ पर अगर बांध बना दिया जाए, बाधा बना दी जाए तो ये जल प्रवाह को धीमा करेगा और जहाँ पर पानी रुकेगा वहाँ पर जो है वो मिट्टी का जमाव भी हो सकता है, जो मिट्टी को बहने से रोका भी जा सकता है। अगला और अंतिम उपाय है वो है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। और ऐसा उपाय कहाँ पर संभव हो सकता है, जहाँ पर बहुत बड़े खेत होते हैं उस स्थान पर ऐसा। तो कुछ दूरी पर बीच बीच में फसल की एक पट्टी लगा दी जाती है, उससे जो है वो मृदा का दोहन को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो पढ़ा है मृदा निर्माण के कारक, मृदा का निम्नीकरण और मृदा निम्नीकरण को रोकने के उपाय।
और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जल संसाधन के बारे में और ज़्यादा जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के अंत में जो गृह कार्य के प्रश्न हैं उनको भी देख सकते हैं आप, और साथ ही PDF के रूप में भी आपको ये आपके कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।